आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक। अ, जैसे कि आपने सुना होगा, वनस्पति जगत जिस पे पूरी दुनिया चलती है, पूरी लाइफ चलती है, पूरी सृष्टि चलती है। वनस्पति जगत ना हो तो लाइफ ही ना हो, एग्जिस्ट ना करे। दो दो किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिनको हमें समझना चाहिए, जिनकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ में और यूनिवर्स में क्या वैल्यू है। और उसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या वनस्पति जगत का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए हम वेलकम करते हैं हेमांगी मैम को। हेमांगी मैम का इंट्रोडक्शन मैं करना चाहता हूँ। हेमांगी मैम आदि त्रिशक्ति की एक त्रिशक्ति है, जिनको मैं बोल सकता हूँ। और मैम बहुत ध्यानी और ज्ञानी भी हैं। उन्होंने काफी ध्यान करवाया है, काफी स्वाध्याय किया है। तो वेलकम हेमांगी मैम तो ध्यान सागर चैनल। थैंक यू ऑल मास्टर। आत्मवंदन आप सभी के जो परमात्मा तत्व छुपा है, उन सभी को मैं नमन करती हूँ मास्टर्स। तो आज वनस्पति जगत का हमारा जो टॉपिक है, वो शुरू करने से पहले हम 30 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। चलिए मास्टर, अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। जिन्होंने भी चश्मे लगाए हुए हैं वो चश्मे निकालेंगे और हम आनापानसती ध्यान करेंगे। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं दोस्तों। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस आती जाती श्वासों के साथ हम यूं ही अपने भीतर अपने खुद के परमात्म तत्व से जुड़ेंगे। मैम थोड़ा साउंड कम आ रहा है। रामेश्वरी मैम आपको भी कम आ रहा है? नहीं नहीं, ठीक है साउंड मैम। सही है, सही है। साउंड ठीक है? ठीक है, साउंड ठीक है। ठीक। ओके, तो चलिए मास्टर्स, आनापान सती ध्यान की ओर आगे चलते हैं। सर्वप्रथम हम 3 लॉक लगाते हैं। पहला लॉक, हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे और गोदी में रख देंगे। दूसरा लॉक, हम पैरों को नीचे से इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे, अगर कुर्सी या सोफे पर बैठे हैं तो, या फिर हम आलती पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। और तीसरा लॉक, हमारी सुंदर प्यारी आंखें कोमलता से धीरे धीरे बंद कर देंगे। धीरे धीरे हम इस वर्तमान क्षण में अपने भीतर छिपे हुए इस परमात्मा तत्व को जानने के लिए इस श्वासों के विज्ञान के साथ अपने भीतर जुड़ रहे हैं मास्टर्स। हम हमारे प्रिय गुरु जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना से जुड़कर ध्यान सागर की चेतना से सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक होकर आज का सुंदर ध्यान सत्र प्रारंभ करते हैं। वनस्पति जगत
धीरे धीरे बाहर लौट कर आ जाएंगे एक मीठे स्माइल के साथ मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। ये मेरा आवाज तो सही आ रहा है क्या लेकिन अभी? ओके। अभी सही है। मैंने थोड़ा तब दूर रखा हुआ था लैपटॉप। हम आज का हमारा वनस्पति जगत का स्वाध्याय शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो वनस्पति जगत है, इस वनस्पति जगत से मैं कहना चाहूंगी कि बचपन से ही बड़ा नजदीक का रिश्ता है दोस्तों। मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, किसान की नातिन हूँ। किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है। तो ये पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, मिट्टी, इसकी खुशबू, ये सब मेरे बड़े गहरे मित्र हैं। बचपन से ही इसके साथ हंसी खेली हूँ। जब भी घर में खेतों से भरी भरी टोकरियां फल फ्रूट्स आते थे, तो वो हम उठा उठा कर सारे भाई बहन कजन सब मिलकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए खाते थे। खेतों में जाते बैलगाड़ी पर और बड़ी मस्ती करते थे। बरगद के पेड़ की जो लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, उसको लटक कर झूले खाते थे, बड़ी मस्तियां करते थे। और खुद के पेड़ों पर अगर भरपूर फल हो भी तो दूसरों के खेतों में जाकर हम वो चुरा कर खाते थे। उसका मजा कुछ और ही रहता था दोस्तों। तो ऐसी बहुत सुंदर मेमोरीज हैं इस खेतों से, इस वनस्पति जगत से मेरी जुड़ी हुई। आज का हम वनस्पति जगत का जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे वसुदैव कुटुंबकम की इस हमारी भारतीय संस्कृति में हम सब सारे किंगडम्स एक दूसरे पे निर्भर हैं। हम सब एक परिवार है, एक फैमिली है। पर व्यावहारिकता में जब हम व्यवहार में उतरते हैं दोस्तों, तब वनस्पति जगत का ख्याल सच में क्या हमें आता है? यह सोचने की बात है। एक छोटी छोटी बातें हैं। जब हम रास्ते से धूप में, चलती धूप में चलकर आते हैं, तो जब रास्ते में जो पेड़ मिलते हैं, घने पेड़, तो थोड़े से भी पेड़ अगर हमें मिलते हैं ना, तो उसके नीचे अगर 2 मिनट हम बैठ जाए ना, तो हमारी जो तपती धूप के कारण हमें जो ज्वलनता महसूस होती है वो शांत हो जाती है। तो कभी हमने सोचा है कि ये पेड़ ना काटे? अगर कोई काट रहा है तो मना करे, उसको समझाए और उसको मनाए कि अरे भाई ये पेड़ ना काटो, और 10 और 100 पेड़ आप लगाओ। ये हमने कभी सोचा है? पीने का पानी जो हम यूं ही थोड़ा पीते हैं, कभी फेंक देते हैं। जब कभी हम बहुत प्यास लगती है, बहुत हम जब प्यासे होते हैं और एकदम से कोई एक घूंट एक कप पानी पिला दे, तो वो पीते ही हमारे मन से एक आवाज निकलती है कि आह, आत्मा तृप्त हो गई। तो ये क्यों निकलती है? वो जो पानी है, उसके उसके भीतर की जो ऊर्जा है, जो हमारी आत्मा को शांत करती है। ये जो निसर्ग माता प्रकृति हमें ये सुंदर फल फूल फ्रूट्स पानी सारी कितनी चीजें हैं हमें अवेलेबल करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सुंदर है, जरूर करना चाहिए। लेकिन उसको इतना जागरूकता पूर्वक हमने इस्तेमाल करना है कि उसका अपव्यय ना हो दोस्तों, और सभी को वो अवेलेबल हो। निसर्ग की कदर हमें करनी है दोस्तों। स्कूल में तो हमारे पाठ्यक्रम में वनों का महत्व हमें बचपन से सिखाया गया है कि वनों के द्वारा हमें शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, खाना फूल फल सभी कुछ हमें यह पेड़ पौधे देते हैं, बारिश मिलती है, नदियों के पात्र हमारे भरे रहते हैं। इवन हमारे पेड़ों के द्वारा हम फर्नीचर भी बनाते हैं, जो कागज है हमारे वो बनते हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमें पेड़ पौधे उपलब्ध कराते हैं, तो जो सिर्फ हमें देने के लिए ही बढ़ते हैं।
लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये दे रहे हैं तो उनको भी हम लगाए, बढ़ाए, खुद से कभी प्रण करते हैं? तो आज हम एक प्रण करेंगे अपने मन में खुद के साथ कि जब भी कोई मौका हो, जैसे एनिवर्सरी हो या कोई स्पेशल डे हो या कभी भी आपका मूड हो, तब आप बिल्कुल अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कॉलोनी वाले लोगों के साथ बीच बीच में पेड़ लगाए। जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ की जगह खोज कर, देख कर पेड़ लगाए, उनकी देखभाल करे, 6-8 महीने तक वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, खाद पानी देखना वगैरह। और वो एक बार बढ़ जाए तो माता वसुंधरा उनको अच्छे से बड़ा कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने ध्यान में रखनी है। चरक ऋषि, च्यवन ऋषि, भागवत जी ऐसे हमारे महान ऋषि हैं कि जिन्होंने हमें वनस्पति विज्ञान, औषधि, जड़ी बूटियों से अवगत करवाया, उनका योग्य उपयोग हमें सिखाया। चरक ऋषि कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे। चरक संहिता नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा। रोगनाशक, रोग निवारक दवाओं के बारे में उन्होंने बताया। अच्छा आहार, संयमित जीवन से रोग जड़ से खत्म हो सकते हैं, यह ज्ञान चरक संहिता में उन्होंने बताया। च्यवन ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र थे। च्यवन प्राश नामक जो औषधि है, इनकी इजाद उन्होंने किया था। उन्होंने इस औषधि द्वारा वृद्धावस्था से युवा अवस्था में खुद को तब्दील किया, खुद को वह युवा अवस्था में लेकर आए। यह उनका उदाहरण जो सुप्रसिद्ध है, सबको पता है। इंद्र जो है, उनका जो वज्र है, उसको भी यह च्यवन ऋषि पीछे ढकेल सकते, इतनी ताकत उनमें है। हमारे पत्री जी, ऋषि मुनि सभी हमें ज्ञान देते हैं, फूलों को ना तोड़े, बिना वजह पेड़ पौधों को, पत्तों को ना तोड़े। खाने की जरूरत आन पड़े तो उनकी आज्ञा लेकर ही फल फूल तोड़े। जैसे घर में सर्दी खांसी होती है, हम तुरंत अपने बच्चों को बोल देते या घर में किसी को बोलते हैं कि लेकर आओ, पत्ते तोड़ कर लाओ तुलसी के, या हम खुद लेकर आ जाते हैं। 10-12 पत्ते तोड़ लिए, थोड़े पत्तों का हमने काढ़ा बना लिया और थोड़े ऐसे ही फेंक दिए। ऐसे नहीं करना है। जितनी मात्रा की हमें आवश्यकता है उतना ही हमने तोड़ना है, बिना वजह उसका अपव्यय नहीं करना। पौधे भी सेंसिटिव होते हैं मास्टर्स, उनके भी 3 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, एथरिक लेयर और एस्ट्रल लेयर। एथरिक आकाश से बना होता है, एस्ट्रल लेयर जो है वह फीलिंग से बना होता है। और जो बड़े बड़े वन औषधि के पेड़ होते हैं ना दोस्तों, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें एस्ट्रल लेयर्स बनने लग जाते हैं। तो इस एस्ट्रल लेयर के अंदर जब हम उस पेड़ की औरा में बैठते हैं, तब वो पेड़ हमें हीलिंग प्रदान करते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में अगर हमने देखा तो हमें समझ आता है कि जो पंडित जी रहते हैं वो बताते हैं, किसी भी चीज का अगर उपाय बोलना है, ये चीज पूरी हो जाएगी, ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप इस पेड़ की इतनी प्रदक्षिणा कीजिए वगैरह वगैरह, ऐसे कर कर हमें कुछ उपाय बता देते हैं। तो अगर हमने कभी गौर किया है इस बात पर, तो उसके पीछे ये विज्ञान है कि ये जो वन औषधि वाले पेड़ होते हैं ना दोस्तों, इसकी औरा में हम जितनी ज्यादा से ज्यादा देर बैठते हैं ना, तो उनके वो एस्ट्रल लेयर के भीतर की जो ऊर्जाएं होती हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारा भौतिक शरीर अपने भीतर लेता है, और उन ऊर्जाओं के द्वारा हमारे सातों शरीर हील होते हैं। तो इसीलिए अवश्य प्रयत्न करें कि जंगल में जाकर पेड़ों के आजू बाजू, अपने घर घर में भी लगाए हुए जो गमले के पेड़ हैं, उनके साथ जाकर बैठे, बातें करें, उनके साथ ध्यान करें। वो भी हमारे साथ बातें करते हैं, वो भी जीवित होते हैं दोस्तों। माँ अपने बच्चों को गर्भ में रखती है, अपना जैसा अपने बच्चों का गर्भ के भीतर पालन पोषण करती है, वैसे ही मदर नेचर अपने प्लांट किंगडम को भी पालती है, सुरक्षा करती है, जब तक उसे आगे की किंगडम में वह शिफ्ट ना कर दे, उसका गर्भसा वह ख्याल रखती है। एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे हम घर बनाते हैं तो उसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले नींव खोदते हैं,
फिर एक लेयर बनाते हैं, फिर धीरे धीरे दीवारें बनती है, खिड़कियां बनती हैं, एक पूरा प्लेटफॉर्म बन के एक घर रेडी होता है। उसी तरीके से हमारी जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि जब बनी तो सृष्टि निर्माण हुई, तब एलिमेंटल किंगडम, तो उस एलिमेंटल किंगडम में क्या है, लिक्विड, गैसेस, वायुमंडल, ये सब आता है। फिर बने मिनरल किंगडम, खनिज, पत्थर जगत, और इस पत्थर जगत की भी अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है दोस्तों। ये उसके भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स जब ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तब वो पत्थर जगत में तब्दील होते हैं और पत्थर जगत बनता है। और इस मिनरल किंगडम को, इसमें भी एक यूनिवर्स का मैथमेटिक्स है दोस्तों। मिनरल किंगडम जो है, यह अपने एक सेंटर पॉइंट पे जब आता है, तब प्लांट जगत की शुरुआत होती है। और प्लांट जगत अपने एक सेंटर पॉइंट पे आता है, तब प्राणी जगत की शुरुआत होती है। और प्राणी जगत अपने एक सेंटर पॉइंट पे आता है, तब मानव जगत की शुरुआत होती है। तो इसे धीरे धीरे ये जो चक्र है, अपने एक सेंटर पॉइंट पे आता है, वो ग्रोथ करता है, अपने विकास करता है और आगे बढ़ता रहता है। और यह सृष्टि चक्र ऐसे ही गोल गोल चलता रहता है। वैदिक धर्म में पेड़ों की पूजा का महत्व बड़ा बताया है। उसके पीछे भी साइंस छिपा है। जैसे तुलसी, नीम, अमरूद, हल्दी, बेल, आंवला, गिलोय, पीपल, ऐसे सुंदर वनौषधि के गुणों से भरे हुए न जाने कितने पेड़ हैं उनमें, जिसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, ऐसे दर्द निवारक गुण होने से पेट दर्द, सिर दर्द, एसिडिटी, अपचन चुटकियों में दूर होते हैं। हृदय स्वास्थ्य, लीवर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पीलिया अगर किसी को हो, अस्थमा हो, तो उसमें राहत मिलती है, रक्त शुद्ध होता है। इससे न जाने कितने कितने इसके उपाय हैं। और जैसे कहा जाता है कि पीपल का जो पेड़ होता है ना दोस्तों, उसमें इम्यूनोमोड्यूलेटरी, ये जो गुण है, यह पाया जाता है, जिसमें प्रजनन क्षमता का यह गुण है, जिससे प्रजनन क्षमता हमारी बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनको, जैसे पंडित जी वगैरह कहते हैं कि जिनको पुत्र पुत्री प्राप्ति चाहिए, संतान प्राप्ति चाहिए, तो वह पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा मारे, यह कहा जाता है। लेकिन उसके पीछे साइंस ये है कि इस पीपल के पेड़ में ये जो गुण है इम्यूनोमोड्यूलेटरी, यह प्रजनन क्षमता जो है हमारी बढ़ाता है, और जिसके कारण हम जल्दी संतान प्राप्ति कर सकते हैं। वनस्पति जगत से हमें अनेक संसाधन प्राप्त होते हैं, उनका योग्य उपयोग हमें करना जरूरी है। अति सर्वत्र वर्जते, हमारी पीढ़ी को हमने पेड़ लगाने के लिए बताना चाहिए। पूजा के डर से नहीं कि ये कर लो, आज ये दिन है, आज ये त्योहार है, इसके पीछे तो ये करना चाहिए, तो इसे डर डर दिला के उन्हें बताना नहीं, तो उसके पीछे का विज्ञान हमें बताकर उन्हें जागरूक करना है कि वो खुद से पेड़ लगाए, और जागरूकता से औरों को भी पेड़ लगाने के लिए बताए। ये जो हमारी माता प्रकृति है, इसकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हमारे ये जो सुंदर सुंदर बड़े घने जंगलों के पेड़ की जो रूट्स होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से मिट्टी को जितना टाइट पकड़ते हैं, उतना ही लैंडस्लाइड्स वगैरह जो है ना पहाड़ी इलाकों में, वो कम होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वहाँ जंगल इसीलिए बनाए जाते, लगाए जाते हैं, और वहाँ बंदी होती है पेड़ों को काटने की। वैसे ही जब वो पेड़ की रूट्स हैं, मिट्टी जब टाइट पकड़ती है, तो उसके कारण जो उपजाऊ मिट्टी है वह बनी रहती है जमीन में, उसकी जो सुपीकता है वह बनी रहती है, जिसके कारण खेती के उत्पाद अच्छे निकलते हैं। हमारे वायुमंडल में बढ़ती हुई रासायनिक गैसों की वजह से ओजोन लेयर का खतरा जो हो गया है, इनमें सबसे खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो ओजोन के परमाणुओं को खत्म कर सकता है,
यह ओजोन लेयर पृथ्वी का कवच माना जाता है। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक ओजोन लेयर फैली होती है। पुराने जमाने में तो ऋग्वेद यजुर्वेद काल की बातें अगर देखें तो उस पौधों को वहां उस वक्त तोड़ा नहीं जाता था, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त हम बिताते थे, एनर्जी लेते थे, हीलिंग प्राप्त करते थे। धीरे धीरे आगे यजुर्वेद काल जब आया तब ऋषि मुनि हवन करने लगे। तब हवन में भी जो लकड़ियां इस्तेमाल होती थी वो सूखी लकड़ियां इस्तेमाल होती थी। जैसे जो लकड़ियां सूख जाती थी वही इस्तेमाल होती थी। हवन में संविधा के लिए आम, सूखी लकड़ी जो भी रहती थी वही इस्तेमाल करते थे। किसी भी पेड़ का अपव्यय नहीं करते थे बिना वजह तोड़कर। तो उसमें भी जो संविधा लगाकर जो हम हवन और यज्ञ करते हैं और पुराने जमाने में करते थे ऋषि मुनि, तो वो हवन के कारण क्या होता है उसमें से फॉर्मलडिहाइड फॉर्मलडिहाइड नामक जो गैस है वो बाहर निकलता है। तो उसके कारण हवा प्रदूषण जो है ना वह दूर होता है, हवा शुद्ध होती है। उसके कारण और भी एक हमारे सातों शरीरों के भीतर के जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होते हैं, ओरा मजबूत होती है, सूक्ष्म शरीर जागृत होते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ उसके फायदे हैं। और इसीलिए हवन डेली मर्रा के जीवन में हम रोज अगर ना भी कर सके तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन अवश्य करना है। कुछ सालों पहले जब चिपको आंदोलन हुआ था, यह चिपको आंदोलन भी भारत में बहुत सुप्रसिद्ध घटना थी दोस्तों। उत्तराखंड में चमोली जिले में रेनी नामक गांव में 26 मार्च 1974 में, आज से लगभग 50 साल पहले 27 महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तब उस गांव के ठेकेदारों के खिलाफ पेड़ काटने के विरुद्ध यह चिपको आंदोलन की गूंज जो थी देश विदेश में गूंजी थी। यह 27 महिला जो थी इन्होंने इसमें प्रथम सहभाग लिया था। उस घटना में उस गांव में क्या हुआ था कि दोपहर के वक्त जब गांव के जो युवा लोग थे वो काम के लिए गए हुए थे, तब महिलाएं ज्यादातर घर से बाहर कम निकलती थी। तब वह महिलाएं जब घर थी तब ठेकेदार जो है वह पेड़ काटने के लिए आ गए थे और सरकार ने 2,500 अंगूर के पेड़ जो है वह काटने के लिए मंजूरी दे दी थी। तो सारे ठेकेदार उनके मजदूर वगैरह जो हैं आकर वहां इकट्ठा हो गए और पेड़ काटने लगे। तब इन 27 महिलाओं ने छाती ठोक कर घर से बाहर निकलकर अपने बच्चों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की। वह 2,500 पेड़ों के आजू बाजू गोलाकार रिंग बनाकर उन्होंने एक कवच तैयार कर लिया, सर्कल बना लिया और उन ठेकेदारों को, उन सारे पेड़ काटने वाले मजदूरों को उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को आप नहीं तोड़ सकते। यह हमारी जो है, हमारे लिए ये भगवान है, हमारी ये फैमिली है, इसी से हमारा घर का खाना पीना चलता है, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। तो अगर आप इन्हें काटोगे तो सबसे पहले आपको हमारा सर काटना पड़ेगा, हमको पहले मारना पड़ेगा, फिर आप पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उनको धमकाया, प्यार से बताया, हर तरीके अपनाए। उनके भी दिल पसीजे, पिघले और फिर ऐसे उन्होंने बहुत बार ट्राई किया। फिर ये चिपको आंदोलन पूरे गांव में, पूरे जिले में इस तरीके से फैला देश विदेश तक। आखिर फिर इंदिरा गांधी जी ने 15 साल पेड़ काटने में प्रतिबंध लगाया था। उसमें सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन फैला। 1980 में फ्रेंड ऑफ नेचर अमेरिका संस्था ने सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया था और वह वृक्ष मित्र इस पदवी से भी प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। और एक वनस्पति जगत से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हम देखेंगे कि जैसे ये वनस्पति है, हम यूं ही अगर इसको तोड़ते हैं तो यह हम अगली बार नहीं तोड़ेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि
यह जो पेड़ पौधे हैं ये भी जीवित होते हैं, इनमें भी सेंसेशन होते हैं। इस पर अनेक साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किए और अपने प्रयोगों द्वारा यह साबित किया। 1966 में क्लीव बैक्स्टर नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वनस्पति जगत में बहुत रिसर्च की। पेशे से वह क्लीव बैक्स्टर जो थे लाई डिटेक्टर एग्जामिनर थे। तो वो गैल्वानोमीटर मशीन जो था, उस मशीन द्वारा और लाई डिटेक्टर मशीन द्वारा चोरों को कैसे पकड़ा जाए, यह ट्रेनिंग पुलिस को देते थे। तो पुलिस के अंडर वह उनको बताते थे लोगों को कि किस तरीके से चोरों को पकड़ा जाए, इसकी ट्रेनिंग वह देते थे पुलिस को। तो जिसके कारण क्या सच है क्या झूठ है, किस तरीके से चोरों को पकड़ा जाए, इस मशीन का सही उपयोग करना उनके द्वारा बताया जाता था। तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग था कि इस मशीन को अगर हम अपने हाथ या शरीर का कोई भी अंग अगर टच करके रख दे, तो हमारे जो भीतर के कंपन है वह मशीन दिखाने लगती है। और अगर वो स्थिर स्थिति में रहे, मशीन ज्यादा कंपन ना दिखाए नॉर्मल के आसपास, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। और अगर कंपन बहुत जिगजैग तरीके से ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इससे पता चल जाता था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो ऐसे कई तरीके थे कि जो वो बताया करते थे। तो इस पर फिर आगे उन्होंने कुछ रिसर्च किए। क्ल्यू बैक्स्टर जो है, उनके ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी थी। तो उनकी सेक्रेटरी ने ड्रैगन नामक एक पौधा था उनके ऑफिस में रखा कि दिखने में भी अच्छा लगेगा ऑफिस, और शुद्ध हवा भी आएगी। तो इस तरीके से उन्होंने रख दिया। तो क्ल्यू बैक्स्टर जो थे आते जाते उस ड्रैगन पेड़ को देखते थे, धीरे धीरे उनकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई। फिर वे सोचते थे कि ये जो पौधा है, मैं इसको रोज पानी देता हूँ, मैं इसके साथ बात करता हूँ, तो क्या ये भी मुझसे बात करता होगा, क्या इसमें भी फीलिंग होती होगी जो मैं इसके साथ अपनी बातें शेयर करता हूँ जो भी दिन भर की, तो क्या ये भी सुनता होगा। तो ये विचार क्ल्यू बैक्स्टर जी जो साइंटिस्ट थे उनके मन में आने लगे। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ प्रयोग किए दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम वो क्या करते थे कि उन्होंने क्या किया, जो उनके पास गैल्वानोमीटर मशीन थी वो उन्होंने वह पेड़ के पास रख दी, और जो ड्रैगन पेड़ था उसके पत्तों को और डंडी को लेकर उसमें रख दिया। और उन्होंने चेक किया कि ये मशीन जो है, इस पेड़ के कंपन वगैरह कुछ है क्या, फीलिंग्स है क्या, कुछ दिखाते हैं क्या, बताती है क्या। तो सर्वप्रथम उन्होंने पानी डाला, तो पेड़ ने कुछ, मशीन ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मतलब पेड़ शांत था। फिर उन्होंने क्या किया, बाद में गरम कॉफी डाली, तो कॉफी डालने के बाद भी पेड़ एकदम शांत था। फिर जो क्लीव बैक्स्टर है उन्होंने बाद में सोचा कि मैं अभी इस पेड़ को ना क्षति पहुंचाऊंगा, बहुत जोर से क्षति पहुंचाऊंगा, इस तरीके से उन्होंने सोचा। तो उन्होंने सोचा, तो सोचते ही वो मशीन जो है ना अपना जिगजैग कंपन जो है वह दिखाने लगी, अपना ग्राफ दिखाने लगी ऊपर नीचे। तो इससे उन्हें पता चला कि कुछ हलचल हुई है, तो यह पेड़ शायद डरा है। तो उन्होंने फिर से वही प्रयोग जो है कंटिन्यू किए। फिर बाद में उन्होंने और एक प्रयोग किया कि अब की बार में क्या करूंगा, सिर्फ मन में सोचूंगा कि मैं इस पेड़ को डरा रहा हूं, क्षति पहुंचाऊंगा, क्षति पहुंचाऊंगा नहीं, सिर्फ डराऊंगा। तो ये फीलिंग उनके मन में उन्होंने रखी थी और वो पेड़ के पास जाने लगे। तो पेड़ ने कुछ भी कंपन नहीं दिखाए। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च करते हुए उनके समझ में आया कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे सामने उनके सामने जो व्यक्ति होते हैं उनकी फीलिंग्स जो हैं समझ लेते हैं, उनके सिक्स सेंस जो होते हैं ना वो खुले होते हैं पेड़ के। तो अपनी जो हमारी जो मन की शक्ति, वनस्पति जगत की जो मन की शक्ति है, सिक्स सेंस है, वो खुली होती है नेचुरल तरीके से। तो हमारे मन की बातें वो भाप लेता है पेड़। तो यह अनेक प्रयोगों के द्वारा उन्होंने देखा।
फिर कभी माचिस की तीलियां थी, वो ऐसे उन्होंने कभी बिना जला के सामने रखी, तब पेड़ों में कुछ हलचल नहीं हुई। कभी उन्होंने जला के सच में लगाने की कोशिश की, और मन में उनके था कि वो लगाएंगे नहीं, सिर्फ डराएंगे, तब भी कुछ पेड़ में कुछ कंपन नहीं हुए। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए, और उसके ग्राफ वगैरह वो हर बार नोट करते रहे, उस पर रिसर्च करते रहे। एक बार क्या हुआ, उनके मित्र आए जो फिजियोलॉजिस्ट थे, और वो पेड़ पौधे जो है उन पे रिसर्च करते थे, क्ल्यू बैक्स्टर की तरह ही। तो जब वो लैब में आए उनके ड्रैगन पेड़ के पास, तो ड्रैगन पेड़ के साथ अभी 2-3 पौधे और थे। तो वहां पे आकर फिर उन्होंने अपने रिसर्च शुरू कर दिए। क्ल्यू बैक्स्टर के फ्रेंड्स ने अपने रिसर्च शुरू कर दिए करने। तो वो जो गैल्वानामीटर है वो कुछ भी प्रयोग नहीं दिखा रहे थे, एकदम शांत रह रही थी मशीन, कुछ भी उत्तर जवाब नहीं दे रही थी। मतलब जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वह शांत रह रहे थे। तो फिर क्ल्यू बैक्स्टर जी को क्या है, एकदम ऐसे लगा कि उनको वंडर लगा कि ये तो हमेशा उत्तर देता है, अब आज इसको क्या हो गया। फिर उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि अरे, आप कौन सा ऐसा प्रयोग करते हो कि ये बिल्कुल शांत हो गए, ये तो मुझसे बातें करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, ये मशीन के द्वारा सारी अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं, और तुमको देख के ये डर क्यों रहे हैं। तो फिर उनके मित्र ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, जो पेड़ होते हैं ना, उनके पत्ते तोड़कर वो जलाता हूँ और उनका वेट करता हूँ। ये मेरा इस तरीके से प्रयोग करने का तरीका है। तो ये उनको पता चलते ही उन्हें समझ में आया कि इसी के कारण जो उनके फ्रेंड की निगेटिव एनर्जी थी, वो उन्होंने डर की भावना भाप ली पेड़ों ने, और वह बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने कुछ भी प्रयोगों पर रिप्लाई नहीं किया था। और जब उनके फ्रेंड चले गए, तब बाद में फिर से बैक्स्टर के साथ वह फ्रेंड्स, उनके जो पेड़ पौधे फ्रेंड्स थे, वो बात करने लगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग पाए गए, जिसके द्वारा पता चला कि पेड़ों में भी फीलिंग्स होती है दोस्तों। तो इसीलिए हर एक पत्ता पौधा हमने बिना काम का नहीं तोड़ना है, बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही तोड़े, वरना ना ही तोड़े। जगदीश चंद्र बोस जो है, जिनको हम सब जानते हैं, तो उन्होंने बंगाली भाषा पर उनका प्रभुत्व था। बंगाली भाषा में उन्होंने अपना जो है स्कूल पूर्ण किया। फिर बाद में विदेश में वो गए और उन्होंने नेचर ऑफ साइंस में पीएचडी की। फिर भारत में जब वो लौट कर आए, तब वनस्पति जगत में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। उनके कुछ प्रयोग जो हैं प्रसिद्ध हुए, ज्यादा प्रयोग उनके इतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसमें से एक दो प्रयोग जो थे, उसमें से क्रेस्कोग्राफ नामक जो एक मशीन है, इसका उन्होंने शोध लगाया था। और ब्रोमाइट नामक जहर जो है, उसका भी एक प्रयोग उन्होंने किया था जो सुप्रसिद्ध था। उसमें उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि एक पेड़ है, उस पेड़ के जड़ में उन्होंने ब्रोमाइट नामक जहर डाला, और गैल्वानोमीटर मशीन, सॉरी, क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन जो है जगदीश चंद्र बोस जी की, इसके साथ उन्होंने जोड़ दिया और उसका ग्राफ उन्होंने चेक किया। तो जब वो ये जहर था, जब वो रूट के अंदर गया, तो वो जो पेड़ है अपना दम तोड़ने लगा, मतलब मरने के इसमें आ गया कि अभी पेड़ मर जाएगा एकदम। जैसे हम मशीन देखते हैं अस्पताल में, जो हार्ट के हमारी ग्राफ दिखाती है, तो वो कैसे ऊपर नीचे होते, वैसे ही यह जहर डालने के बाद पेड़ भी अपना ग्राफ दिखा रहा था, मशीन भी अपना ग्राफ दिखा रहा था कि पेड़ के भीतर क्या कंपन हो रहा है, क्या डर हो रहा है, क्या उसके अंदर की स्थिति है, वह दिखाने लगा, और एकदम पेड़ ने दम तोड़ दिया। तो ये प्रयोग फिर उन्होंने उनको सामूहिक लोगों के सामने करके दिखाना था। तो उन्होंने एक दिन सभा बुलवाई, यह प्रयोग किया। तब उस प्रयोग में बैठे हुए एक आदमी थे, उन्होंने जो सिरिन थी उसमें जहर डाला, जो ये ब्रोमाइट नामक जहर था। जगदीश चंद्र बोस जी ने उन्होंने बोला कि आप डालिए और मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेड़ रिएक्ट करता है। तो लोगों के सामने उन्होंने वह जो सिरिंज है वह दी पेड़ को,
तो जैसे ही वो इंजेक्शन दिया पेड़ के बिल्कुल रूट के अंदर, तो वो जाते ही दोस्तों जो क्रेस्कोग्राफ नामक जो मशीन थी वह पेड़ से अटैच की हुई, तो उस पे वह ग्राफ दिखाने लगा और एकदम जो सीधी लाइन आ जाती है वह आ गई, मतलब वो पेड़ ने दम तोड़ दिया। ये ऐसे प्रयोग उन्होंने तब साबित किया था। तो और एक है उनका मार्कोनी, मार्कोनी मार्कोनी नामक एक जो थे विदेश के एक व्यक्ति थे। तो इन साइंटिस्ट ने जो है अपने नाम से पेटेंट करवाया हुआ था वायरलेस टेक्निक, जबकि यह वायरलेस टेक्निक जो है हमारे जगदीश चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने इजाद किया हुआ था। वायरलेस टेक्निक जो है सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बोस जी ने इजाद की हुई थी, लेकिन उन्होंने उसका पेटेंट लिया हुआ नहीं था। तो कभी भी हम अगर वायरलेस टेक्निक का रिसर्च करते हैं तो मार्कोनी साइंटिस्ट का नाम सामने आता है कि इन्होंने बनाया हुआ है, जबकि यह हमारे भारतीय जगदीश सुभाष चंद्र बोस जी की यह इजाद है। तो उनको हम नमन करते हैं कि उन्होंने भी इस वनस्पति जगत में अपना बहुत सुंदर योगदान दिया। वैसे हमारे भारत में हमारे संत गुरु वगैरह जो हैं, इन्होंने भी अपने इस वनस्पति जगत में सुंदर सुंदर योगदान दिए हुए हैं। पतंजलि के हमारे रामदेव जी बाबा जो लोगों को ध्यान धारणा सिखाकर वन औषधि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का महत्व लोगों को बताकर वनस्पति जगत का महत्व समझा रहे हैं। न जाने कितने सालों से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, अपनी सेहत और अच्छी तरीके से सुधार कर हम देशी हमारी जो जड़ी बूटियां है इनको अपना कर अपना स्वास्थ्य बढ़ा रहे हैं। वैसे ही हमारे जो सद्गुरु जी हैं तमिलनाडु के ईशा फाउंडेशन के, तो इन्होंने सद्गुरु ने 2004 में ग्रीन हैंड्स परियोजना में लगभग 16 करोड़ वृक्ष रोपित करने का लक्ष्य किया था। ईशा फाउंडेशन ने 17 अक्टूबर 2006 में एक साथ 8,50,000 पौधे लगाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। सेव सॉइल के कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए मिट्टी का पुनरुद्धार के महत्व को समझाने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया था। कावेरी कॉलिंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा किसान संचालित पर्यावरण आंदोलन है, ये भी उन्होंने किया था, जिसमें कावेरी नदी के सराउंडिंग में 12 वर्षों में 52 लाख किसानों द्वारा 242 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। अब तक 11 करोड़ पेड़ दोस्तों लग गए हैं। और एक हमारे भारत के मास्टर हैं जो अवधूत शिवानंद जी हैं, उनके द्वारा शिवयोग फार्मिंग एंड मेडिसिन यह सुप्रसिद्ध हुई थी। कुछ सालों पहले उन्होंने बहुत सालों तक गांवों गांवों शहरों में जाकर डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी ने गरीब किसानों के लिए बिना मूल्य यह शिवयोग की फार्मिंग सिखाई, डॉक्टरों को बिना मूल्य फार्मिंग सिखाई, सॉरी हीलिंग टेक्निक सिखाई, और किसानों की जो मतलब कुछ साल पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ था दोस्तों कि आत्महत्या के मामले जो हैं बहुत बढ़ गए थे महाराष्ट्र में किसानों के, उसने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया था। तो इस आत्महत्या के गंभीर रूप को देखते हुए उन्होंने इस सिचुएशन को बदलने के लिए अपना एक योगदान दिया था। शिवयोग फार्मिंग और मेडिसिन जो है वह उन्होंने बिना मूल्य देनी शुरू कर दी थी, झीलों झीलों में जाकर, जैसे कम से कम खर्चों में ज्यादा से ज्यादा किसान वर्ग जो है खेती का उत्पाद ले सके। उन्होंने देश विदेश में जाकर कृषि वैज्ञानिक जो थे उनसे बातें कर, कृषि संस्थापकों के साथ, कृषि वैज्ञानिकों के साथ, सभी डॉक्टर के साथ अपने रिसर्च के साथ बैठकर उनके साथ कुछ साल प्रयोग किए। जैसे उन्होंने किया कि 2 तरीके से कुछ एकड़ जमीन जो है उन्होंने बिना केमिकल खाद की रखी, कुछ जो जमीन का टुकड़ा है जो
उसमें सारा मतलब रासायनिक खाद वगैरह डाला गया, तो एक ऑर्गेनिक तरीके से पूर्ण बिना केमिकल की खेती और एक रासायनिक खतों द्वारा, तो ऐसे दो तरीके से दो भागों में उन्होंने खेती की। और उसके रिसर्च देखे गए अलग अलग झीलों में, अलग अलग गांवों में। तो ऐसे पाया गया कि दोनों जमीनों में जब बीज बोए गए एक साथ, तब धीरे धीरे उनकी हर दिन की, हर वीक की जो ग्रोथ थी वो कैसी है। तो जो बिना खाद के, बिना केमिकल के डाले हुए बीज थे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, बजाय जो केमिकल वाले खत थे उस जमीन के अंदर की थी। और जिस जमीन के अंदर ऑर्गेनिक खेती की जा रही थी, बिना केमिकल की खेती की जा रही थी, उस जमीन के भीतर जो अर्थवॉर्म्स थे वह सुंदर तरीके से बढ़ चुके थे। जो जीव देने वाले सूक्ष्म जीवाणु थे उनकी मात्राएं बढ़ चुकी थी उसमें। और जैसे जमीन के अंदर जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज, जिस तरीके से जो भी सुंदर अलग अलग सत्व, गुण सत्व होते हैं, उनकी भी मात्राएं बढ़ चुकी थी। क्योंकि शिवयोग फार्मिंग में उन्होंने हीलिंग एनर्जी द्वारा किस तरीके से खेती की जाए और खेती को हील किया जाए, मिट्टी को हील किया जाए, बीजों को हील किया जाए, सारे तरीके उन्होंने उसमें सिखाए थे। और किसानों ने आगे आकर अपने एक्सपीरियंस धीरे धीरे कुछ सालों में बताए कि जैसे उनके खेती खेती का जो उत्पाद है वो दुगना तिगुना बढ़ा, लाखों में बढ़ा, और वो कर्जों से मुक्त भी हुए और अच्छा उत्पाद लेकर अपना हंसी खुशी से जीवन भी बिता रहे थे। और उसी के साथ साथ कहाँ कहाँ इस तरीके से पाया भी गया कि जहाँ जिनके पाले हुए गाय, बकरियां वगैरह, भैंस जो थे पाले हुए पेट, तो उन उन पर भी उन्होंने शिवयोग हीलिंग की प्रयोग की। तो उनका बीमार होना कम हो गया। जैसे उनकी दूध देने की जो अ, मात्रा थी वो बढ़ गई थी। और उनके घर के जो लोग हैं इन हीलिंग एनर्जी द्वारा, इन साधनाओं द्वारा स्वस्थ रहने लगे। और जहां पर अतिवृष्टि होकर वर्षा, बाढ़, वो ओले गिरते थे और मतलब पूरे तरीके से सारे पेड़ नष्ट हो गए थे जहां पर किन लोगों के, लेकिन जहां पर इन शिवयोग फार्मिंग से की गई जो खेती थी, वहां के किसानों के खेतों में एक बाल तक वहां बाका नहीं हुआ था। सारे पेड़ पौधे जो थे अच्छी तरीके से अपने जगह पर थे और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। ऐसे हजारों लोगों ने अपने चमत्कार बताए, अपने अनुभव बताए कि जहाँ पर शिवयोग फार्मिंग है वहां पर उनके घर परिवार में स्वस्थता आ चुकी है। और पिरामिड खेती जो है, जो हमारे पत्री जी ने आनापान सती द्वारा पिरामिड के साथ साथ भी जोड़ा हुआ है कि जो बहुत लोगों ने हमारे भारत में पिरामिड खेती भी की, अपने खेतों में पिरामिड स्थापित कर कर जो खेती की, उसके उत्पाद बहुत सुंदर उनको निकले। तो ऐसे बहुत लोगों के चमत्कार मैं कहूंगी कि अच्छे अच्छे हुए और उनको फायदा भी हुआ। तो और जहाँ पे ना गौशालाएं हैं, तो उन गौशालाओं के ऊपर ऊपर भी जहाँ पिरामिड्स लगाए गए, तो वहाँ की गौशालाओं की भी लोगों ने आकर अपने एक्सपीरियंस बताए हुए हैं पिरामिड के बारे में कि जो गायें हैं स्वस्थ हो रही हैं, उनका बीमार पड़ना कम हो गया है और दूध भी ज्यादा देती हैं। तो ये हीलिंग एनर्जी तो हम रोजमर्रा के जीवन में रोज ध्यान कर रहे, तो हमको पता ही है कि वो क्या चमत्कार लाती है। तो ऐसे बहुत चमत्कार हैं जो इस तरीके से लोगों ने अनुभव किए। तो दोस्तों, इस पशु पक्षी सारे ऑल किंगडम्स के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ हम वननेस में यूं ही बनकर हंसी खुशी के साथ फ्री विल से रहेंगे, इसी संकल्प को हम स्वीकार करते हैं। और वनस्पति जगत के साथ हम जुड़कर आज एक संकल्प करते हैं कि कम से कम हम महीने में 1 या 2 पेड़ अवश्य लगाए, कोशिश करें। और अगर हमारे घर के परिवार के लोगों का किसी का बर्थडे हो या कोई स्पेशल दिन त्योहार हो, तो जाकर बाहर भी पेड़ लगाए, पेड़ों को बढ़ाए।
और फिर वो अपने आप माता वसुंधरा उनको बड़ा करती है। तो इसी के साथ वनस्पति जगत का हम ये विजडम अपने भीतर आत्मसात करते हैं और यही पूर्ण विराम लेते हैं। थैंक यू मास्टर्स, इतना समय मुझे देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत। अपने पहले भी मैंने देखा था कि हमारे घर में, जैसे कि मैं भी किसान के परिवार का ही, मेरे फादर ग्रैंडफादर सभी लोग किसान थे। हम लोग थोड़ा पढ़ के आगे निकल गए, वरना अभी भी खेती तो करते ही। तो जब मेरे ग्रैंडफादर लेके जाते थे मैं मुझे, तो वहाँ एक पेड़ होता था, छुई मुई करके जानती होंगी, टच मी नॉट। हाँ जी, हाँ जी। टच मी नॉट पेड़ होता है, छुई मुई बोलते थे हम लोग उसको। हम लोगों को बहुत मजा आता था। जब मैं बड़ा हुआ तो पहले हम जाते थे ना तो टच करते थे तो वो अपने पंखुड़ियों को सुकुड़ लेते थे। जब बड़ा हुआ तब हम जब मासूम थे तो अलग तरीके से की वाइब्रेशंस थी। जब बड़े होने के बाद अलग तरीके की वाइब्रेशंस थी। जब बड़े हो गए और गए, वो जाने के प्रेजेंस में ही कुछ कुछ लोग साथ में जाते थे ना, वो टच करने के तो दूर की बात है, वहां प्रेजेंस हो गए ना तो सिकुड़ लेते थे अपने पंखुड़ी को। तो हम लोग ग्रैंडफादर को बोलते भी थे कि ये क्यों ऐसा करते हैं। बोलते डरते हैं वो लोग, उनको डर लगता हम्म। है, दे हैव ए फीलिंग। आज आपने जो बताया वो पता चला कि बहुत कुछ है। और आज भी इनफैक्ट आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे फॉलो करनी है। आज मैं संकल्प लेता हूँ, क्योंकि नहाने के टाइम पे मैं पानी बहुत वेस्ट करता हूँ। आज भी गर्म ठंडा पानी मिक्स करता हूँ, और जब तक मुझे अपने संतुष्टि में नहीं आ जाता है वो पानी, तब तक मैं उसको वेस्ट करते रहता हूँ ताकि वो बराबर मिक्स हो जाए। तो मेरे लिए लर्निंग है, मैं भी संकल्प लेता हूँ मैं कि हाँ जी, बिल्कुल। करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, इसलिए यहाँ पे पता नहीं चलता है। जिनको नहीं मिलता है उनको पता चलेगा कि क्या इसका वैल्यू है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ध्यान था मैम, बहुत ही सुंदर ज्ञान भी था। वनस्पति जगत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और साइंटिफिकली भी आपने बहुत अच्छे से बताया है इसको, और बहुत अच्छा से ज्ञान साझा किया। थैंक यू मैम। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप तो पूछ सकते हैं। जैसे गांव की, हाँ जी, जी मैम। गांव की तरफ अभी भी जहाँ कहाँ कहाँ पानी नहीं आता ना, तो लोग दूर दूर से पानी लेने जाते हैं। अभी तो फिर भी सुविधाएं आ चुकी हैं, लेकिन अभी तो शहरों में भी पानी की इतनी दिक्कत हो गई है ना कि टैंकर बुलाने पड़ते हैं और हम परचेस करते हैं पानी को। जिस दिन क्वार्टर्स में जहाँ हम रहते हैं, अगर एक दिन पानी नहीं आता ना, तो एक एक बूंद एक एक मग्गा हम बहुत मतलब होश पूर्वक इस्तेमाल करते कि नहीं नहीं, अभी शाम तक पानी आएगा, आज टाकी क्लीन हो रही है, तो आज एक दो बाल्टी जो भी भरा हुआ है ना अच्छे से इस्तेमाल करो। तो उस दिन हमें होश आता है कि अरे बाप रे, सच में आज पानी नहीं आने वाला, तो एक एक मग हम बहुत होश पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे मिलता है हम उसकी कीमत नहीं जानते, जिस दिन वो चीज नहीं होती तब ज्यादा उसकी कदर समझ में आती है। तो मैं तो समझ गया। मैं तो अब मेरा मेरा एक ही हैबिट है, थोड़ा सा वो भी हैबिट है, उसको भी मुझे वो करना है कि मैं 24/7 जब भी नहाऊंगा, और 365 डेज गर्म पानी से ही नहाता हूँ, चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट एनी हाउ मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। बहुत अच्छे से ट्राई करूंगा कि इसको कल से ही इम्प्लीमेंट करूं, और करना भी चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। रामेश्वरी मैम, आई थिंक आप बोलेंगे। थैंक यू सो मच हिमांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज वनस्पति जगत के बारे में इतने सुंदर तरीके से आपने बताया, और महत्व जो आज आपके द्वारा काफी लोगों को यहाँ पर इसकी महत्व, जैसे अभी शिव प्रकाश जी ने भी ओपनली बोला है, ऐसे बोलते नहीं है लेकिन उन्होंने बता दिया कि कितना वो पानी वेस्ट करते हैं। तो बहुत थैंक आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
और जी हाँ, मैं भी जब बाहर खाने के लिए या रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं उतना ही पानी लेती हूँ जितना मुझे पीना है। अगर गलती से उन्होंने ग्लास फुल भी कर दिया तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ और खत्म ही करती हूँ। तो ये पहले से ध्यान में आने से पहले ही ये मुझे हैबिट ही है इस तरह का। और ध्यान में आने के बाद तो और भी ज्यादा मुझे पता चला, तो वो भी चेंजेस मैंने किए हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे साथ अभी यहाँ पे जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ मास्टर्स, आप भी अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपने भी किया ही होगा वृक्ष के साथ, एनिमल किंगडम के साथ। तो आप भी यहाँ पे प्लीज शेयर करें, और यूट्यूब से जितने भी जुड़े हैं आप भी प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मास्टर्स, आपके भी मैसेजेस यहाँ पर लेंगे। तो यस, मैं रविंद्र जी, हेमा जी, उषा जी, रागिनी जी, उमेश जी, इवन उमेश जो जी। हम घर में पानी पीते हैं ना, वो भी अगर हमारा बच जाता है छोटा छोटा गुड़ गुड़ भी, तो वो भी इकट्ठा कर हम जैसे पेड़ पौधों को डाल सकते हैं। जो हम दालें वगैरह धोते हैं, कुछ धोने के लिए इस्तेमाल करते, तो वो पानी भी जो है ना धोकर हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। मतलब टॉयलेट बाथरूम में भी वहां यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर हम कोशिश करें कि वो ना बर्बाद करें। मतलब ऐसे नहीं है कि नल चालू रखा आ रहे हैं और इस्तेमाल करे, बस बर्बाद हो रहा है। जो अभी आजकल जो हम घर पे एक्वागार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अभी इस तरीके से ना, उसका पानी जो बाहर निकलता है वो भी वेस्ट जाता है ना, वो भी हम बाल्टी इकट्ठा कर कर उसमें बर्तन धो सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि कैसा है ना कि हम खुद अगर मतलब उसको अपनाते हैं, तो हमारा देखकर हमारे बच्चे, हमारा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी देखेंगे। क्योंकि हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप इस तरीके से करो, सबकी फ्री विल है। लेकिन हम खुद अगर बदल गए हैं, पानी की इस्तेमाल की बात हो या और कोई चीजों के मामले में, तो हमारा देखकर कोई अच्छी चीज सीखने का भी मतलब किसी को प्रोत्साहन मिलता है। तो बिल्कुल खुद पहले सुधरे। पहले पहले खुद ही अपने ऊपर काम करना है, तो हमारा देखकर वो अपने आप भी इंस्पायर होकर वो चीज कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच जी। और कोई मास्टर? जी, उमेश जी बोलिए। थैंक यू, बहुत अच्छा है मांगी जी, बहुत अच्छा बताया। आ, हम लोग एक एनजीओ के साथ काम करते हैं, महिलाओं के साथ काफी बड़ी संख्या में। तो अभी हमने यही चला रखा है, एक एंटी बोतल चला रखा है कि बोतल का पानी ना पिए, बोतल धीरे धीरे बंद करें। हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनमें भी हमने ये मैसेज दे रहे हैं कि बोतल बिल्कुल बंद कर दें। कुछ जगह शुरू भी हो गया है। और ये भी जो आप कह रहे हैं कि पानी बहुत, उतना जितना पीना है उतना ही पानी लें, उसके लिए या तो गिलास यूज करें या जग यूज करें। गिलास में पानी सर्व ना करें, हम्म। इसको जितनी जरूरत होगी, तो वो हमने शुरू कर दिया है। एक अभी हमने और मूवमेंट शुरू किया है, तो ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं उनको प्रूनिंग करा रहे हैं हम लोग, जिससे स्पेसिंग हो जाए, उनकी ग्रोथ बढ़िया हो जाए, तो कम से कम 8-10 फुट तक वो सीधे चले। बहुत ऐसे अच्छा। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, काफी कुछ। और महिलाएं काफी जागरूक हो रही हैं उसमें, ग्रामीण महिलाएं हैं सारी, हम्म। और ज्यादातर अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। हाँ, बचत के माध्यम से उन्होंने फेडरेशन बना रखा है, और उसमें तो वो काफी सक्सेसफुल है, हम्म। उनकी एक तरीके से मिनी बैंक बन गई है। लेकिन अब दूसरे कार्य हमने शुरू किए हैं, गवर्नमेंट स्कीम खुद बता रहे हैं उनको, और साथ में ये चीज जागरूक कर रहे हैं, चल रहा है धीरे धीरे। हम्म। इवन जो मिट्टी के बर्तन हैं, मैं कहूंगी कि मिट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल करो। मिट्टी का मटका इस्तेमाल करो, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल वैसे भी हानिकारक ही है, उसमें पानी पीना। तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, और कारागिर लोगों को भी अपना फिर रोजगार भी मिलता रहेगा। वो अभी दोनों तो काम। ऐसा ट्रेंड चल गया है बेसिकली कि गाँव में भी जाते हैं ना, हम्म। तो बिना पूछे ही आपको ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बात करते हैं। हाँ जी।
हॉस्पिटलिटी में और सब चीज़ों के बजाय वो कोल्ड ड्रिंक ला के पिलाएंगे। वो बहुत ईजी हो गया उनको, और उनको सोचता है कि ये बहुत अच्छा है, उसके लिए ही बड़ा रजिस्टर करना पड़ता है। अदरवाइज वो सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं पियो साहब पियो पियो। बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। चेंजेस हमेशा बहुत धीमे आते हैं। हरियाणा में एक गांव, दो कुछ क्षेत्रों में गए हम लोग, वहाँ हमने शुरू किया है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ एक बहुत अच्छा चेंजेस मैंने देखे स्वच्छता के बारे में। जैसे ही कोई प्लास्टिक कोई भी चीज आई, गंदगी आई, तुरंत उन्होंने कलेक्ट किया, और डस्टबिन बना रखे हैं, कम्युनिटी डस्टबिन। वहाँ एक अच्छा काम हो रहा है बेसिक स्वच्छता के, एप्रिशिएबल। और पेड़ों के बारे में भी, पेड़ों काफी पेड़ लगा रहे हैं लोग। ये प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ माँ के नाम का है, इसका भी काफी प्रभाव हरियाणा में काफी देखा, और दूसरी जगह भी देखा। तो जागृति आ रही है, परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि आने वाले अभी जनरेशन जो है उसको हमारे जो निसर्ग द्वारा मिल रहे संसाधन हैं इनकी मतलब हो सकता है कि कमी पड़े, तो हम कोशिश करें कि उनको होशपूर्वक इस्तेमाल करें बिना अपव्यय के। और मतलब उसको बढ़ाना कैसे है इसकी तरफ जोर रखे, वो जरूरी है। बिल्कुल। असली में क्या है बताया नहीं गया। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ना 3 न्यूट्रिएंट पर ध्यान दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट पर ध्यान दिया नहीं। इसकी वजह से जो 20 अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी आ गई। और डेफिशिएंसी आकर के जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है चाहे एनिमल, बेसिकली न्यूट्रिशन लेस, रफेज, साइंटिफिक उसमें कहते हैं रफेज, भूसा। जो भी हम खा रहे हैं वो देखने में गेहूं है, लेकिन वो गेहूं नहीं है, भूसा है। हम्म। उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है नहीं। इसलिए मोस्टली जो लोग हैं ना, ये कहते हैं कि भाई वीट वैल्यू हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। लोग कहते हैं काम नहीं करते हैं इसलिए वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन बेसिकली वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ रहा है। वैल्यू इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो वो भी है 20 इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जो लोग किसानों से जुड़े हुए हैं तो सॉइल टेस्ट करा के 20 इंग्रेडिएंट्स को रखते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, 20 इंग्रेडिएंट्स की पूर्ति कराएं। उसी के साथ में पेट की ग्रोथ भी आएगी, और क्वालिटी ऑफ द न्यूट्रिशन पर ध्यान देना पड़ेगा। हम्म। बजाय अभी तक क्या है, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, दोनों में ही क्वांटिटी पर ध्यान दिया गया। प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया है, हम मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर पहुंच गए, ग्रेन प्रोडक्शन में हम इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन बेसिकली क्वालिटी की डाउन कर दी। तो क्वालिटी डाउन करने की वजह से वोमेन में भी प्रॉब्लम आई, गायनिकोलॉजिकल, एनिमल्स में भी आ गई गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें अवेयरनेस है ना। तो साथ साथ स्पिरिचुअल के साथ में ये सब चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, सॉइल हेल्थ पर, प्रोडक्शन पर, तभी सोसाइटी का है फायदा होता है। हमारे घर के आंगन में जो हम गावा या मैंगो जो फल फ्रूट्स लगाते हैं उनकी टेस्ट ही अलग होती है। मतलब Correct. बिना केमिकल के हम जो ऑर्गेनिक पेड़ का जो रहता है ना तोड़कर खाते हैं तो उसकी टेस्ट अलग ही है, उससे स्वाद मिलता है। बिल्कुल। मतलब उसकी टेस्ट अलग ही है। तो कोशिश करें ऑर्गेनिक खेती सब जगह पे मतलब बढ़े। और मैं तो कहूंगी कि अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को कि आप किसान बनो, ये बताओ। क्योंकि अभी आने वाली पीढ़ी ऐसे होने वाली है ना कि सारे लोगों को सोफिस्टिकेटेड जॉब करने हैं, मतलब ऊंची ऊंची पोजीशन चाहिए, मतलब उस तरीके से मतलब एसी में बैठकर एक कंफर्टेबल वाला जीवन चाहिए। वो तो हिमांगी जी, क्या है कि मैकाले की जो पद्धति है ना, उस मैकाले में क्या है कि बाबू बनाना सिखाया गया। केवल जो कहा जा रहा है वो करिए। विजडम जो है ना खत्म होती जा रही है। कंफर्ट इसमें है कि इजीली किसी के यहाँ नौकर लग गए और पैसे आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनली जो है, जो जॉब्स थे उनको डिमीन कर दिया गया है। लोहार का काम डिमीन हो गया। उनको लोहार ही क्यों कहा जा रहा है, खाती क्यों कहा जा रहा है, तो नाई क्यों कहा जा रहा है, तो काम तो आगे की बात है, खाई क्यों जा रहा है। ये इस तरीके का जो
फैलाया गया है पिछले क्या कहें 300 साल के हैं। उसकी वजह से क्या है कि आदमी ट्रेडिशनल जॉब्स कर ही नहीं रहा। आज पढ़ा लिखा आदमी है, खेती बाड़ी छोड़ करके, स्पेशली गर्ल्स है, फार्मर्स की फैमिली के लोग हैं, वो खेती बाड़ी से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल इसको बिल्कुल। नीचा काम समझ रहे हैं, पशुपालन को नीचा काम समझ रहे हैं। इसकी वजह से बड़ी ये चुनौती आ रही आने वाली है भविष्य में। तो सारी जो है कंक्रीट के हम जंगल खड़े कर रहे हैं, खेती को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं। तो खेती को हमने ना महत्वहीन मान लिया है। बहुत चैलेंजेस बहुत है आने वाले समय में। इसको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर के मिलकर करने की जरूरत है। तो ये एक दिन में नहीं होने वाला है जब तक सब लोग मिलकर इस पर नहीं करेंगे धीरे कॉन्शियस। धीरे अपने से शुरुआत करनी है। राइट। अपने से शुरुआत, बिल्कुल घर के हमारे आंगन में अगर थोड़ी सी भी स्पेस हो ना, चाहे एक गमले की, दो गमले की भी हो भले ही, वहां लगा लो। बाहर कहाँ पे थोड़ा सा हम घूमने जाते तो थोड़ा कहाँ पे देख ले कि कहाँ जगह है जहाँ पेड़ लग सकता है। वैसी स्पेस देखकर वहां पेड़ लगा कर आ सकते हो, बीच बीच में उसकी ख्याल देखकर उसको, मतलब ऐसे धीरे धीरे कर कर आप बाहर भी पेड़ लगा सकते हो। डेकोरेटिव प्लांट्स की बजाय कोई ऐसे प्लांट लगाएं, ऐसे और कुछ नहीं तो अपन मोरिंगा लगाएं, सहजन लगाएं। हाँ। मल्टी यूटिलिटी प्लांट है, एनिमल के लिए भी यूजफुल है और अपने लिए भी यूजफुल है। हम्म। इस तरीके के प्लांट लगाएंगे तो क्या है कि पर्यावरण को तो फायदा होगा, लेकिन अपने खुद को बहुत फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीजें हैं। अभी क्या है कि हम लोग वेस्टर्न प्लांट लगा रहे हैं, डेकोरेटिव प्लांट लगा रहे हैं, वो भी मोस्टली विदेशी प्लांट। तो वो क्या है, दूसरे प्लांट को हार्म कर देता है, उसकी ग्रोथ खत्म कर देता है। ये एलोपैथी इफेक्ट आता है। तो इसलिए क्या है कि हमको ध्यान ये देना है कि उस सोयल का प्लांट लगाएं, अपना ही प्लांट लगाएं, और स्पेशली किसी ना किसी यूज का लगाएं, चाहे एनिमल यूज का हो चाहे अपने यूज का हो। फ्रूट प्लांट हो या फूलर प्लांट हो, इस तरीके से यदि प्लांट लगाएंगे ना, तो बेसिकली लगा तो रहे हैं, उतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसकी यूज भी होगा, हम्म। हमारी लाइफ को सपोर्ट करेगा। ये है। तो ये क्या है, मोस्टली लोग लगा रहे हैं, फैशन में लगा रहे हैं, डेकोरेटिव प्लांट लगा रहे हैं। मेहनत उतनी करनी पड़ती है, उसका कोई सीधा हमको लाइफ में फायदा नहीं होता है। जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे राइट। वो लगाने चाहिए कि हवा शुद्ध करे। ऑक्सीजन के साथ में डुअल पर्पज प्लांट हो, किसी ना बिल्कुल किसी, या तो एनिमल को यूजफुल हो या हमारे लिए यूजफुल हो। बिल्कुल। ठीक है, उसकी लीफ यूजफुल हो, मेडिसिन में हो, मेडिसिनल प्लांट हो। तो जो प्लांट लगाए हैं उसकी यूटिलिटी समझ रहे हैं, हम्म। जिसको भी बता रहे हैं वो यूटिलिटी के साथ बताएं कि ये प्लांट है, ये यूज आता है, तो वो उसकी केयर उसी तरीके से करें। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा साइंटिफिक भी बताया। अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू उमेश जी, आपके आपके द्वारा और भी जानकारी हमें मिली, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई मास्टर? रागिनी जी हैं जी? ठीक है, ठीक है मैम, अभी किसी का और नहीं है तो हम यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि आप दोबारा आइए। आपका जो विजडम का जो इतनी सादगी से आप बताते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया सेवा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये सभी मास्टर्स को और जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं उन सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद। चलिए मास्टर, हम कल फिर 9 बजे मिलेंगे विजडम, नए विजडम के साथ। और ध्यान करते रहिए, सोने से पहले प्लीज ध्यान करके ही सोइएगा। थैंक यू सो मच।